गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लासेस में मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में बात की थी। उससे पहले हमने मानव पर्यावरण संबंधों की बात की। आज हम मानव भूगोल की क्लास में जीन ब्रून्स के अनुसार जो मानव भूगोल के तत्व हैं या मानव भूगोल के जो मूलभूत तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मानव भूगोल के तत्वों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो जो मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है वो है प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों के मध्य समन्वय स्थापित करना। इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि हम मानव और प्रकृति के मध्य जो रिलेशंस हैं उनमें जो इंटरडिपेंडेंस है या उनमें जो अंतर्निर्भरता है उसको समझें। ठीक है। और जैसा कि मानव भूगोल का जो केंद्रीय विषय है, मतलब जो केंद्रीय पक्ष है जो उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें वो मेनली मानव के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। मानव अपने प्राकृतिक आवास में अनुकूलन करता है, समायोजन करता है और उसको परिवर्तित करता है, जैसा कि हमने पिछले सिद्धांतों में पढ़ा। तो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, ये सब जो जिन कारकों का हम अध्ययन करते हैं, इनमें कौन कौन से कारक इंक्लूडेड हैं, तो उसके लिए हम हमारे सिलेबस में है जीन ब्रून्स जो भूगोल के तथ्य बताते हैं वो, और एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं जीन ब्रून्स द्वारा बताए गए कुछ भौगोलिक तथ्यों की। ये भौगोलिक तथ्य क्या हैं? ये वो हैं जो मानव पर्यावरण संबंधों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो जीन ब्रून्स और भौगोलिक तत्व। तो जीन ब्रून्स, इनका जीवन काल 1868 से लेकर 1930 तक रहा। 1868 टू 1930 तक रहा। ये मानव भूगोल के प्रमुख एक विचारक, प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे। इनके जो ये जिनका इन्होंने अनुकरण किया वो थे विडाल डी ला ब्लाश, जिनको फ्रांस में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है। ब्लाश की जो परिपाटी थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। ब्रून्स के जो मेन बुक्स हैं वो हैं ज्योग्राफी ह्यूमन या मानव भूगोल, और जो दूसरी इनकी किताब थी वो थी ह्यूमन डी ला फ्रांस, ज्योग्राफी ह्यूमन डी ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस का मानव भूगोल। तो इनकी जो दूसरी किताब है फ्रांस का मानव भूगोल, वो एक प्रादेशिक बुक है। प्रादेशिक मतलब वो एक केवल एरिया स्पेसिफिक बुक है जहाँ की प्राकृतिक और मानवीय विभिन्नताओं का उन्होंने अध्ययन किया है। तो इस प्रकार उनकी जो दूसरी बुक है वो, दूसरी बुक का फर्स्ट खंड इनफैक्ट वो एक प्रादेशिक भूगोल का, उसमें प्रादेशिक भूगोल की बात की गई है। अब प्रोफेसर ब्रून्स क्या मानते हैं कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर रहता है, अर्थात वो प्रकृति पर, पृथ्वी पर निर्भर है। उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो जिस जिस भी प्रकार की उसकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए वह प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है। ठीक है। इसका मतलब इंटरेक्शन करता है किसके साथ? प्राकृतिक वातावरण के साथ। और इसी क्रियाकलाप के द्वारा जो भौतिक पर्यावरण है उसको मानव परिमार्जित करता है और एक दूसरा प्रकार का पर्यावरण बनाता है जो है आपका सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट का वो निर्माण करता है। इस सांस्कृतिक पर्यावरण में अधिवास अर्थात सेटलमेंट्स, राजमार्ग, रोड्स, उद्योग धंधे, यातायात के साधन और अन्य वैज्ञानिक व तकनीकी विकास को सम्मिलित किया जाता है। और ये तकनीकी विकास कहाँ से आया है? यह जो इसका जो निर्माण है वो कैसे किया है? मनुष्य ने अपने बुद्धि कौशल से किया है। ठीक है। अपने इंटेलिजेंस के आधार पर मानव विभिन्न प्रकार की अंतर्क्रियाएं करता है, किसके साथ? भौतिक पर्यावरण के साथ, और एक नया प्रकार का पर्यावरण बनाता है जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। इस सांस्कृतिक पर्यावरण में आपको क्या दिखेगा? अधिवास, राजमार्ग, उद्योग धंधे, यातायात के साधन और भी बहुत सारे तकनीकी विकास। अब जो ये ब्लास, विडाल डी ला ब्लास और जीन ब्रून्स हैं, इन्होंने
एक्चुअली ये जो भूगोल की विषय सामग्री है उसको दो भागों में बांटा है। ये ब्रून्स का हम केवल इसमें पढ़ेंगे। तो ब्रून्स जो है मानव भूगोल के तथ्यों को विभाजन जब वो करते हैं तो उसको दो आधारों पर करते हैं। पहला होता है उनका जो आधार वो है सभ्यता का विकास या इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन के आधार पर वो उनको वर्गीकृत करते हैं। और दूसरा उनका जो है वो है उनका यथार्थ वर्गीकरण या पॉजिटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो इस प्रकार दो आधार हैं जिसके आधार पर उन्होंने भौगोलिक तथ्यों का विभाजन किया, सभ्यता का विकास और दूसरा है यथार्थ वर्गीकरण। इसको इन दोनों को हम अभी डिटेल में देखते हैं। देखो, सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल को जो वर्गीकृत किया है, तो मानव भूगोल के तत्वों को चार उपविभागों में वर्गीकृत किया गया है। वो उपविभाग कौन कौन से हैं? पहला है अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल। ठीक है, या उसको बोलेंगे ज्योग्राफी को डिवाइड किया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वाइटल नेसेसिटीज। ठीक है। दूसरा है भूमि विदोहन संबंधी भूगोल, उसको बोलते हैं ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ एक्सप्लोइटेशन। ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ एक्सप्लोइटेशन। उसके बाद में तीसरा है सामाजिक भूगोल, या इसको बोलते हैं सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स। ठीक है। उसके बाद में जो चौथा विभाजन है वो है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल नीड्स के आधार पर इन्होंने विभाजित किया है। तो पहला हो गया अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, फिर हो गया भूमि विदोहन संबंधी भूगोल, तीसरा है आपका सामाजिक भूगोल, और अंत में आ गया राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। पहला जो है आपका अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, इसके अंतर्गत जो कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं वो मानव की प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं। प्राइमरी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। फूड हो गया, क्लोथ हो गया और शेल्टर हो गया, मतलब घर, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको आप बोलते हो, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। और ये जो आवश्यकताएं हैं, चाहे मनुष्य कहीं पर भी निवास करे, ये जो रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताएं हैं उसको प्रत्येक जगह पे मिलती हैं। दैट मीन्स दिस कैटेगरी इंक्लूड्स थ्री प्राइमरी नीड्स: food, cloth and shelter, which are basic needs of all persons irrespective of time and place. दूसरी है भूमि विदोहन संबंधी भूगोल। ये जो है आपका संसाधन भूगोल से संबंधित है। इस श्रेणी में उन एक्टिविटीज़ को या उन मानवीय क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है जो प्राकृतिक संसाधनों के एक्सप्लॉयटेशन या उनके विदोहन से संबंधित है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन से संबंधित क्रियाओं को दूसरी कैटेगरी भूमि विदोहन संबंधी भूगोल में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो ये जो कैटेगरी है इसमें ब्रून्स ने परस्पर अंतर्निर्भरता, कोऑपरेशन, श्रम के विभाजन और सामाजिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया है। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल नीड्स, राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। ये जो कैटेगरी है इसमें आपका ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के रिलेशंस को सम्मिलित किया गया है। सेम चीज़ को इस आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जीन ब्रून्स जो बोलते हैं, किसके आधार पर? सिविलाइजेशन के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है। सिविलाइजेशन के विकास के आधार पर मानव भूगोल के जो तत्व हैं उनको चार भागों में बांटा गया है। पहला है, जैसे कि मैंने बताया, ज्योग्राफी ऑफ फर्स्ट वाइटल नेसेसिटीज़। ठीक है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, उसके भीतर रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा है भूमि विदोहन संबंधी भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ अर्थ एक्सप्लोइटेशन, जिसके अंतर्गत हम संसाधन भूगोल को सम्मिलित कर रहे हैं। इसमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाएगा जो संसाधनों के विदोहन से संबंधित है, चाहे वो जैविक हो, तो जैसे पशुपालन हो गया, या कृषि हो गया, माइनिंग हो गया, या औद्योगिकरण हो गया, ये सारी चीज़ें दूसरे
कैटेगरी के तत्वों में सम्मिलित हैं। तीसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स के आधार पर, उसमें इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, परस्पर अंतर्निर्भरता कैसे है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, उनमें कैसे कोऑपरेशन है, कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और कैसे श्रम का विभाजन है, वो इसमें तीसरे कैटेगरी के तत्वों में हम पढ़ते हैं। लास्ट इन्होंने जो बताया है वो है कि मानव की पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल नीड्स क्या हैं, मानव की राजनीतिक और ऐतिहासिक आवश्यकताएं क्या हैं, उसके आधार पर पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल तत्वों को अध्ययन करेंगे। उसमें देखेंगे देशों के परस्पर संबंधों की, वहाँ की राज्य कैसा है, किस प्रकार का स्टेट है, डेमोक्रेटिक है या नहीं है, फेडरल है या यूनिटरी है, ठीक है, और उनके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, राज्यों के या राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन। ये 4 प्रकार के तत्व और उनके जो विभिन्न उसमें जो अध्ययन करते हैं वो हमने देखा। ये ब्रून्स के जो हैं सभ्यता के विकास के आधार पर इन्होंने बताया। ये वही जैसे फिर हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, अनिवार्य आवश्यकताएं आपकी रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद में भूमि विदोहन अर्थात संसाधन भूगोल, वही कृषि पशुपालन खनिज, इसके बाद में सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, इसमें मनुष्य की जो परस्पर अंतर्क्रियाएँ हैं, सामूहिक जीवन है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और लास्ट में जो था वो था राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। इसमें राजनीति, शासन और इतिहास आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा वर्गीकरण है उसको ब्रून्स का यथार्थ वर्गीकरण या ब्रून्स का पॉजिटिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये क्या है? ब्रून्स का जो यथार्थ वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण की कल्पना उन्होंने जो की थी वो उन्होंने ये सोच के की कि मानव जो पृथ्वी तल पर निवास करता है उसके ऊपर मानव समुदाय का असमान वितरण क्यों है। उसके आधार पर उसने जो यथार्थ वर्गीकरण या पॉजिटिव क्लासिफिकेशन है वो किया, ठीक है। उसने कहा या उन्होंने अनुभव किया कि जो प्रतिकूल प्राकृतिक भूआकार हैं वहाँ पर जलवायु की विषमता पाई जाती है और वहाँ पर इस वजह से वो स्थान जनविहीन है, ठीक है। और जहाँ पर भी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर जीविकोपार्जन या आजीविका के साधन अच्छे हैं, सर्वसुलभ हैं, इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। अब जो ब्रून्स है उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों का सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण किया, और इस जो आधार है जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक तथ्य लिए हैं उसको यथार्थ वर्गीकरण की या पॉजिटिव क्लासिफिकेशन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यह वर्गीकरण बहुत सरल है एवं काफ़ी लोकप्रिय भी है। इन सांस्कृतिक तथ्यों को भी 3 प्रमुख और प्रत्येक के 2-2 उपविभाग हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ब्रून्स का यथार्थ वर्गीकरण है उसमें कुल 6 उपविभाग हैं। 6 उपविभागों में उसको विभक्त किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने कौन कौन से 6 उपविभाग बताए हैं। तो जो यथार्थ वर्गीकरण है उसमें 3 भागों में बांटा है ब्रून्स ने। पहला है भूमि के अनुत्पादक कार्य या अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड। दूसरा है आपका पशु और वनस्पति पर विजय, ठीक है। ये कंसेप्ट नहीं आएगा, कॉन्क्वेस्ट ऑन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरा है भूमि के विनाशात्मक कार्य या डिस्ट्रक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड। तो इसमें आप देखोगे इनको प्रत्येक को भी 2-2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो पहला है अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड या भूमि के अनुत्पादक कार्य, उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है आपका उसमें निवास स्थान या घर, हाउसेस, और जो दूसरा है वो रोड्स हैं। इसमें जो निवास हैं या सेटलमेंट हैं आपके हाउसेज हैं उसको रूरल हाउसेज, अर्बन हैबिटेशंस और रूरल हैबिटेशंस दोनों में डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है
जो फैक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कन्क्वेस्ट पे डिपेंड हैं वो हैं आपके कृषि, और दूसरा है पशुपालन। तीसरा जो है भूमि के विनाशात्मक कार्य, फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन की बात है, विदोहन की बात है, ठीक है, संसाधनों के दोहन करने की बात है। उसमें दो प्रकार का है, पहला है खनिजों का एक्सप्लॉयटेशन, और दूसरा है वनस्पति और पशु विनाश। ठीक है, तो सेम चीज़ इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो। 3 फैक्टर हैं। पहला है अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल, उसमें आपके सेटलमेंट और रोड, अर्थात निवास, अधिवास और परिवहन के साधन जिसमें रोड है। दूसरा है प्लांट्स एंड एनिमल कन्क्वेस्ट, पहला है आप में कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और दूसरा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तीसरा है फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, उसमें है आपका प्लांट्स एंड एनिमल डिवास्टेशन और दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स। तो इसको थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका भूमि के अनुत्पादक कार्य। तो भूमि के अनुत्पादक कार्यों के अंतर्गत उनमें भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें घरों और सड़कों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो घर हैं उनका मुख्य एम या मुख्य लक्ष्य क्या है, वो है मानव को आश्रय प्रदान करना। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो सड़कें हैं वो मानव के आवागमन को सुगम बनाती हैं। तो ब्रून्स क्या बोलते हैं, ब्रून्स के अनुसार घर और सड़क जो है वो भवन एवं राजमार्ग के रूप में इनका जो विकास हुआ है वो मानव के वैज्ञानिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, उसमें जितनी जटिलता आएगी उनके अधिवासों में, इसका मतलब है कि मानव ने उतनी ही तकनीकी प्रगति की है। तो आप जैसे एग्जाम्पल देखोगे, जैसे इग्लू है, ठीक है, इग्लू जो है वो अपने प्राकृतिक आवास में जो भी उनके पास संसाधन पाए जाते हैं उनका अधिकतम उपयोग करके वो वहाँ पर अपना घर बनाते हैं। जो एस्किमोज हैं वो इग्लू बनाते हैं। ठीक, लेकिन आप वही चीज़ को देखोगे, आप यदि अर्बन एरियाज़ में देखोगे तो आपको अधिवासों में भिन्नता मिलेगी। आपको वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं या जो शहरों में रहते हैं, वहाँ पर जो अधिवास मिलेंगे वो आपको अलग मिलेंगे। आप यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के अधिवास में आपको भिन्नता मिलेगी। ठीक है, और ये भिन्नता का कारण क्या है, उसके 2 मेन कारण हैं। पहला है वहाँ की जो आवश्यकताएं, वहाँ की जो प्राकृतिक परिवेश है वो कैसा है, और दूसरा वहाँ का तकनीकी विकास किस प्रकार हुआ है। दूसरा जो है पशु और वनस्पति पर विजय, कन्क्वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं कृषि और पशुपालन का, अर्थात इस तथ्य के अंतर्गत कृषि और पशुपालन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में मनुष्य अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए केवल फल एकत्रण और आखेट या पशुओं के शिकार पर निर्भर था, किंतु धीरे धीरे क्या हुआ, तकनीकी विकास हुआ, मानव ने बीज एकत्र करके खेती करना सीखा। ठीक है, इस प्रकार पशुओं का वो शिकार नहीं करने लग गया, अभी उन्होंने उसको पालतू बनाना सीखा। इस प्रकार क्या हुआ, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, दूध, इसके अलावा जो अन्य दुग्ध उत्पाद हैं उनका उपयोग किया गया। पशुओं का उपयोग परिवहन के लिए भी किया जाने लगा। तो दूसरे शब्दों में मनुष्य ने पौधों और पशुओं को पालतू बनाकर उन पर विजय प्राप्त कर ली। इसीलिए ये है कि पशु और वनस्पति पर विजय। तो उसके अंतर्गत हमने 2 चीज़ पढ़े हैं, उसके अंतर्गत 2 तथ्यों का अध्ययन करते हैं, एक है कृषि और दूसरा है पशुपालन। ठीक है, जो तीसरा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है भूमि के विनाशात्मक कार्य, डिस्ट्रक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड। इसमें उन सभी आवश्यकताओं या मानव की उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए कार्य सम्मिलित हैं जिससे भूमि का विनाश होता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए वो कार्य जिससे भूमि का विनाश होता है या संसाधनों का क्षय होता है, भूमि के विनाशात्मक कार्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक संसाधनों का जो विदोहन होता है या भौतिक संसाधनों का जो विनाश होता है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं खनिज विदोहन। और आर्थिक जो संसाधन हैं, जो आपके जैविक संसाधन हैं, जैसे वनस्पति और पशु या वनस्पति और जितने भी प्रकार के वन्य जीव हैं
उनका जो विनाश होता है उसको बोलते हैं हम वनस्पति और वन्य जीव या वनस्पति और पशु का विनाश। देखो, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है उनका निर्ममता से विदोहन, इसको बोलते हैं आर्थिक लूट। ये इसको कहते हैं आर्थिक लूट। इसको ब्रून्स ने इसके लिए वर्ड यूज़ किया है, आर्थिक लूट, या इसके लिए वो बोलते हैं रोबर इकोनॉमी। रोबर इकोनॉमी। तो रोबर इकोनॉमी वर्ड जो अपने तथ्यों को बताने में यूज़ किया वो है जीन ब्रून्स ने। इसके लिए वो दूसरा वर्ड भी देते हैं, उसके लिए वो ये यूज़ करते हैं इकोनॉमिक प्लंडर। इकोनॉमिक प्लंडर अर्थात संसाधनों का ऐसा विदोहन जिससे कि वो अगली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध ना हो। तो वर्तमान समय में आप देखोगे जितना भी प्रकृति के संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भौतिकवाद में मनुष्य द्वारा उनका अधिकतम उपयोग वो मानव करना चाह रहा है, ठीक है, उनका विवेकशील उपयोग नहीं कर रहा है। इसी वजह से आपको क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? पारिस्थितिकी असंतुलन, एनवायरमेंटल में जो एनवायरमेंट या पर्यावरण में जो बैलेंस है, इकोसिस्टम में जो बैलेंस है या इक्विलिब्रियम है वो ख़राब हो रहा है, तो पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं जैसे मरुस्थलीकरण आप देखोगे, ठीक है। इसके बाद में जो अभी चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, ऐसी जो समस्याएं हैं वो क्यों हैं? वो तीसरे तथ्यों के कारण है। उसमें क्या है कि हम उनका जो विदोहन है या उनका जो यूज कर रहे हैं, उनको जो निकाल रहे हैं वो अविवेकपूर्ण ढंग से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ब्रून्स के जो तत्व हैं उसका हमने 2 तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया है। पहला है आपका, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन सिविलाइजेशन के आधार पर या मानव सभ्यता के आधार पर। मानव सभ्यता के आधार पर उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। और जो दूसरा है उनका वो एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव, यथार्थ उसके ऊपर, ठीक है। जो यथार्थ क्लासिफिकेशन है उसमें उन्होंने 6 तत्व टोटल बताए हैं: सेटलमेंट, रोड, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल डिवास्टेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये दोनों वर्गीकरण, जो दोनों आधारों पर किया गया वर्गीकरण, आपको दोनों पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा बताए गए भूगोल के तत्व।